Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone. This is exercise 2.1 chapter 2 relation and function, class 11th mathematics, CBSE NCERT. तो बच्चों आज हमने करना है एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन और देखते हैं 10 क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी फटाफट से कर लेते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें लिखा है कि इफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्योंकि पेज नंबर एनसीईआरटी में 33 पे है। तो कहता है बेटा इफ x अपॉन 3 प्लस 1 x अपॉन 3 प्लस 1 कॉमा y माइनस 2 बाई 3 y माइनस 2 बाई 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन 3 कॉमा 1 अपॉन 3 कॉमा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। यानी कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो x और y की वैल्यू बताओ। देखो बच्चों हमने ये करा था, इंट्रोडक्शन में भी सीखा था कि अगर ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होते हैं तो इक्वल कब होते हैं ऑर्डर्ड पेयर? जब पहले वाला पहले के इक्वल होता है और दूसरे वाला दूसरे के इक्वल होता है। ये बताया था ना। तो यहाँ पे हम वही लगाएंगे सॉल्यूशन पार्ट में कि बाय टेकिंग इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो देयरफॉर x अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल आ गया 5 बाई 3 के। भाई क्या बताया था कि पहला वाला पहले के इक्वल और सेकंड वाला सेकंड के इक्वल। ठीक है, ठीक है, और सेकंड वाला यानी कि y माइनस 2 बाई 3 इज इक्वल टू 1 बाई 3। अब एलसीएम ले लें यहाँ पे तो क्या आएगा बच्चों x प्लस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 5 बाई 3 और यहाँ पे आएगा 3y माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 बाई। ये वाला 3 और ये वाला 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों 5 और ये प्लस 3 उधर जाके माइनस 3 हो गए तो x इक्वल टू 2। यहाँ से देखिए 3y इक्वल टू 1 और ये माइनस 2 था इधर आके प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 3 बाई 3 दैट इज y की वैल्यू यहाँ से आ गई और यही आपसे मांगा गया था क्या है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं एक बार, ज़्यादा बड़ा नहीं है तो इधर ही कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि पेज नंबर तो सेम 33 पे ही है। देखते हैं बेटा, कहता है कि इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स। एक सेट ए है उसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 3। दैट्स इट। आगे बोलता है एंड द सेट बी इज इक्वल टू 3 4 5। और एक सेट बी है जो आपको गिवन है दैट इज 3 4 5 यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी कितना हो गया बेटा 3 हो गया। खैर ये बोला नहीं था हमसे नंबर ऑफ एलिमेंट, बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी तो मैंने लिख दिया इसलिए। आगे बोल रहा है देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी में बताना है कितने हैं। ठीक है, तो बच्चे ये चीज़ भी हमने इंट्रोडक्शन में अच्छे से सीखी थी। ठीक है, किसमें रिमार्क में है ना, बताया था ना। तो देखो हमने सीखा था एन ऑफ ए क्रॉस बी अगर आपने निकालना है तो उसके लिए आपने एन ऑफ ए के एलिमेंट्स इंटू एन ऑफ बी के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना होता है ना। और मैंने आपको ये भी बताया था कि मान लो कि एन ऑफ ए में पी एलिमेंट है, एन ऑफ बी में क्यू एलिमेंट है, तो पी इंटू क्यू करके आपका ये आंसर आता है, बताया ना। तो बिल्कुल, तो पी की वैल्यू कितनी है बेटा 3, क्यू की वैल्यू भी 3 है, तो कितना आंसर आएगा 9। यानी कि एन ऑफ ए क्रॉस बी में 9 एलिमेंट आएंगे, लेकिन वो आपने निकाल के नहीं दिखाने हैं, आपसे सिर्फ इतना ही मांगा गया था एन ऑफ ए क्रॉस बी बताइए, दैट्स इट। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके कंप्लीट हो गया। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि पेज नंबर तो सेम 33 पे ही है।
NCERT में, और कहता है कि इफ G 7,8 एक G सेट है 7,8 और एंड H एक सेट H है जो कि आपको गिवन है NCERT में 5, 4, 2 5, 4, 2 ओके। और आगे बोलता है बेटा फाइंड G क्रॉस H, आपने फाइंड करना है G क्रॉस H और H क्रॉस G क्वेश्चन मार्क, दैट्स इट, बस इतना फाइंड करना है। तो बहुत इजी है, आपके पास देखो ना कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। देखो G ये रहा, H ये रहा, G में है 7, 8, H में है 5, 4, 2। अब आपको पता ही है ये सॉरी ये भी तो रह गया, ये हो गया बस। अब उल्टा कर दो इसका, खैर कोई बात नहीं, मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो G क्रॉस H आप जब निकालेंगे तो 7, 5, 7, 4, 7, 2, ठीक है, 8, 5, 8, 4, 8, 2। और अब आपने दूसरी चीज H क्रॉस G निकालना है। तो बच्चों जब भी आपके पास A क्रॉस B होता है और आपने B क्रॉस A निकालना है तो ज़्यादा कुछ मत सोचो, इसको उल्टा कर दो, रिवर्स एंट्री कर दो, है ना, दैट्स इट। तो रिवर्स एंट्री कर दो, बस खाली 5, 7 कर दो इसको, ठीक है, 4, 7 कर दो इसको, फिर 2, 7 कर दो इसको, फिर 5, 8 कर दो इसको, फिर 4, 8 कर दीजिए और 2, 8 कर दीजिए, दैट्स इट, ठीक है। तो इतना काफ़ी रहेगा। और अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी छोटा है तो इधर ही कर लेते हैं, है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 33 NCERT। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है बेटा स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। भाई आपने बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो ट्रू है, सही है। और आगे लिखा है आर ट्रू और फॉल्स, कौन सी गलत है। कहता है कि इफ़ द स्टेटमेंट्स इज फॉल्स, यदि कोई स्टेटमेंट फॉल्स है यानी कि गलत है, तो उसके लिए कहता है कि रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली, यानी कि तो आपने उस स्टेटमेंट को सही करके दोबारा से लिखना है, ठीक है, ओके। अब देखिए 3 स्टेटमेंट आपके पास, 1 बाय 1 देखेंगे। पहले में लिखा है बेटा कि इफ P इक्वल टू M, आपको एक सेट दे रखा है P M, N और एंड Q, एक सेट Q भी दे रखा है आपको, ये है N, N, देन P क्रॉस Q, और आपको ये भी दे रखा है कि P क्रॉस Q जो है वो है आपके पास M, N, और N, तो ये है यार। देखो ये तो वैसे ही पता चल रहा है कि फॉल्स है। रीज़न क्या है, फॉल्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 2 एलिमेंट है, यहाँ पे 2 एलिमेंट है। अभी अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया था ना, तो P इंटू Q में कितने आना चाहिए था, 2 टू द 4 एलिमेंट आने चाहिए थे, बट यहाँ पे तो 2 ही लिखे हैं, तो दैट्स वाई ये गलत है। लेकिन सही क्या है, चलो निकाल के देखो ना सही क्या है। ये रहा P, ये रहा Q, यहाँ पे था P में M, N और यहाँ पे था N, M, तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ। तो देखते हैं बेटा P क्रॉस Q क्या आना चाहिए था भाई, MN, फिर MM, फिर NN और NN। ये आपका ट्रू स्टेटमेंट आएगा, विच इज ट्रू, ठीक है। तो गलत स्टेटमेंट को हमने रीराइट करके सही लिख दिया है और यही बताना था, है ना। मैं इसको रफ कर देता हूँ, मेरे को थोड़ा स्पेस चाहिए होगा क्योंकि ओके। अब देखते हैं सेकंड में क्या बोला है आपसे।
सेकंड कहता है कि इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, मतलब ए और बी दोनों ही नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है कि ए और बी के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है। ओके, तो आगे कहता है देन ए क्रॉस बी इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है ए से एंड वाई बिलोंग कर रहा है बी से। तो इसने ये बोला है कि ए क्रॉस बी जो होगा, भाई देखो ना, इसने क्या बोला कि सेट ए जो है वो नॉट इक्वल टू फाइव है। भाई नॉन एम्प्टी सेट का मतलब यही होता है ना कि फाइव नहीं होगा। सेट बी जो होगा वो भी नॉन एम्प्टी सेट है, यानी नॉट इक्वल टू फाइव। तो इसने ये बोला, तो देन अगर ये दोनों नॉन एम्प्टी सेट थे तो देन ए क्रॉस बी इज अ नॉन एम्प्टी सेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए क्रॉस बी आएगा वो भी नॉन एम्प्टी सेट ही आएगा। तो बिल्कुल सही बात बोली इसने। भाई मैंने आपको बताया था ना कि अगर ये नॉन एम्प्टी हैं दोनों ही सेट तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ आता है ना। अगर ये एम्प्टी होते तो ये एम्प्टी आता है, इस बात का ध्यान रखना। तो ये तो स्टेटमेंट खैर इसने ट्रू ही बोल दी, बट इसने आगे कुछ और ही बोला शायद। इसने आगे ये बोला कि इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो यहाँ पे जो आने वाला है वो ऑर्डर्ड पेयर आने वाला है, वो तो सच्चाई है कि ऑर्डर्ड पेयर ही आता है एक्स कोमा वाई की फॉर्म में। और ये भी बोला है कि एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा होगा ए से और y जो है वो बिलोंग कर रहा होगा b से। ओके हाँ, तो बिल्कुल सही ट्रू स्टेटमेंट है भाई ये पूरी की पूरी। क्योंकि देखो ना, पहला एलिमेंट पहले से और दूसरा एलिमेंट दूसरे से तो बिलोंग करता है। तो ये बात इसने बिल्कुल सही बोली है, तो इसको हमने सही करने की जरूरत नहीं था क्योंकि ये ऑलरेडी ट्रू स्टेटमेंट है। तीसरी देखते हैं, थर्ड, यहीं पे कम स्पेस में ही देखेंगे। थर्ड में लिखा है कि इफ़ ए इक्वल टू 1,2, एक सेट ए है जो कि 1,2 है, और आगे लिखा है कि बी सेट है 3,4 और उसके बाद आगे बोल दिया है इसने देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5, यानी कि इसका रिजल्ट 5 है। खैर अभी मैं नहीं बता सकता कि इसका रिजल्ट 5 है या नहीं है, बट अगर ये 5 ही रिजल्ट है तो ये ट्रू है, अगर 5 नहीं है तो ये फॉल्स वाली बात है। देखते हैं। देखो सबसे पहले तो आप ये ध्यान देना कि बी सेट और 5 सेट में क्या कॉमन होता है, हमेशा 5 कॉमन होता है। तो यानी कि इन दोनों का रिजल्ट तो 5 आने वाला है, तो ए क्रॉस 5 आएगा, है ना। अब मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में भी, रिमार्क भी कराया था कि अगर आप किसी भी सेट का किसी नॉन एम्प्टी सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे तो हमेशा एम्प्टी आता है, यानी कि हमेशा 5 आता है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू थी, है ना, आपने चेक कर लिया। ठीक है बच्चों, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही थी और आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे करते हैं 5वें से, आप वीडियो को पॉज करके दो। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं एक बार। कहता है कि इफ ए सेट है -1,1, इफ ए इज इक्वल टू -1,1 और फाइंड ए क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस ए। ओके, तो स्केलर कह रहा हूँ, ट्रिपल प्रोडक्ट देखिए कैसे निकालेंगे। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक काम करो, पहले निकाल लो आप ए क्रॉस ए, ये रहा ए, ये रहा ए। तो ए था -1,1 -1,1, देखो ना कैसे आएगा, ऐसे, इसका ऐसे, फिर इसका ऐसे, फिर इसका ऐसे। तो लिख लेते हैं ए क्रॉस ए कितना आया। ए क्रॉस ए आया बेटा आपका -1 फिर -1 ठीक है, और फिर 1 -1 और फिर 1 1, चेक कर लो, यही आएगा। अब निकालते हैं ए क्रॉस ए क्रॉस ए। तो देखो ए क्रॉस ए कैसे निकाल सकते हैं बेटा, अगर आप ए क्रॉस ए को ए से करा दो तो निकल जाएगा, है ना। तो ए क्रॉस ए के एलिमेंट यही है 4। तो पहला एलिमेंट क्या है बेटा, -1 दूसरा एलिमेंट -1 1, तीसरा एलिमेंट 1 -1 और चौथा 1 1। ओके, और
यहाँ पे क्या है बेटा, ए के एलिमेंट 1 1, सॉरी -1 1। अब एक बार इसको इसके साथ, एक बार इसको इसके साथ, फिर एक बार इसको इसके साथ, एक बार इसको इसके साथ, ये और लास्ट में ये। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ। और इंट्रोडक्शन रेडी कर लिया था तो कोई दिक्कत ही नहीं है। -1 देखो ना, फिर इसके साथ -1 और फिर -1 -1 1, इसका काम खत्म। इसको देखिए तो -1 1 -1 फिर -1 है ना, फिर -1 1 1 -1 1 1, इसका भी काम खत्म। फिर इसका सूत्र होता है यानी कि तीसरे वाले का 1 - 1 1 - 1 -1 और 1 - 1 1 1 -1 1, इसका भी काम खत्म हो गया। लास्ट वन है 1 1 1 -1 और 1 1 1 1 1 है ना बेटा, 1 1 1। चेक करो और आप चेक करो कि इसके अंदर एलिमेंट कितने होने चाहिए। भाई देखो ना, यहाँ पे 4 एलिमेंट है, यहाँ पे 2 है, तो 4 × 2 8 एलिमेंट होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरी तो है। तो ये आपका आंसर है। तो आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें भी और बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप नोट कीजिए। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कहता है कि इफ़ A क्रॉस B इक्वल्स टू आपको दे रखा है A, X, A, Y, A, X, A, Y और A, Y, B, X, B, Y, B, X, B, Y। That's it. Okay. आगे आपसे बोला है बेटे कि फाइंड A एंड B, यानी कि आपने दोनों सेट निकालने हैं, A सेट B और B सेट। बहुत इजी। भाई देखो, आपने क्या सीखा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा कैसे आता है, A, B, यानी कि ऐसे करके। और ये जो A होता है ये बिलोंग कर रहा होता है पहले वाले सेट को, और ये जो B होता है ये बिलोंग कर रहा होता है दूसरे वाले सेट को। तो बस इसी चीज़ को पकड़ो ना आप। पहला एलिमेंट पहले सेट से बिलोंग कर रहा होगा तो इसका मतलब भाई मैं ये कह सकता हूँ कि A जो है वो बिलोंग कर रहा होगा A सेट से, और यहाँ पे तो खैर सेम ही एलिमेंट है तो B जो है वो बिलोंग कर रहा होगा A सेट से, है ना। और जो सेकंड एंट्री है यानी कि X वो बिलोंग कर रहा होगा दूसरे सेट यानी कि B से, और सेकंड एंट्री यानी कि Y वो भी बिलोंग कर रहा होगा दूसरे सेट यानी कि यहाँ B X Y बस दैट्स इट। सो देयरफॉर A कितना क्या हो गया बेटा, आप चेक कर लो, A, B तो आएगा ये, एंड B सेट क्या आ गया, B सेट आएगा X, Y, आप चेक कर लो। और देखो ना, ये हमारी कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है। देखो NA दो एलिमेंट है, NB 2 एलिमेंट है, तो 2 to the 4 एलिमेंट आने चाहिए, 4 आ रहे हैं, है ना। तो इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले आप इसको नोट ही कर लीजिए कि क्वेश्चन नंबर बड़ा है तो मेरे को स्पेस चाहिए। तो बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि लेट A 1, 2, B 1 2 3 4, C 5 6 and D 5 6 7 8, then verify that this equal to this and this is the subset of this। तो 2 पार्ट है और इजी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं, दोनों को ही करते हैं। तो देखो, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट की बात कर लेते हैं और वेरीफाई करना दिस विल बी इक्वल टू दिस। तो एक काम करते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और राइट हैंड साइड देख लेंगे फिर। तो लेफ्ट हैंड साइड इज A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। अब देखिए, सेट आपने लोगों ने पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। A की बात करें तो 1, 2 और क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन बताया था ना सेट्स में, तो B और C सेट में जो भी कॉमन एलिमेंट है। तो बेटा देखो, कॉमन एलिमेंट 1 तो यहाँ पे नहीं है, 2 भी यहाँ पे नहीं है, 3 भी यहाँ पे नहीं है और 4 भी यहाँ पे नहीं है, मतलब कुछ भी यहाँ पे है ही नहीं कॉमन, तो खाली सेट आएगा, खाली सेट आएगा। अब मैंने आपको बताया था किसमें, रिमार्क में, कि बच्चे अगर किसी नॉन एम्प्टी सेट का एम्प्टी सेट से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है वो भी क्या आता है, एम्प्टी सेट आता है, यानी 5 आएगा। अभी यहाँ पे 5 तो आएगा मल्टीप्लाई करने पर, क्योंकि इमेज ही नहीं बनेगी। बताया था ना आपको, देखो जैसे कि ये वाला सेट है 1 2, अब ये वाले सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं, किसके साथ इमेज बना रहे हो आप, समझ रहे हो ना बात को। तो दैट इज 5, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड आएगी, राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड इज A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। तो देखते हैं A क्रॉस B कितना है, A ये रहा और B ये रहा।
देखें ए, अब बी के एलिमेंट लिख दो यहाँ पे, भाई ये रहा ए और यहाँ पे बी के लिख देता हूँ, तो 1 2 3 4 बी के। आप देख सकते हैं ए क्रॉस बी कितना आने वाला है भाई, 1 1 1 2 1 3 1 4 और सिमिलरली 2 1 2 2 2 3 और 2 4। दैट्स इट, कंप्लीट है ना। इंटरसेक्शन सॉरी ए लिख दिया मैंने गलती से, इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, नीचे लिख दो ए क्रॉस सी, देखो ए क्रॉस सी, ए ये रहा और सी ये रहा, और इसको तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 1 2 और ये रहा ए ये रहा सी, 5 6, तो इसके साथ इसके साथ फिर इसके साथ इसके साथ है ना। तो देखिए 1 5 1 6 2 5 2 6, चेक कर लो यही आएगा ना। अब इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, इसमें और इस सेट में कॉमन एलिमेंट क्या है, 1 5 यहाँ पे है, क्या यहाँ पे है 1 5, कतई नहीं है। 1 6 यहाँ पे है, बिल्कुल नहीं है। 2 5 भी नहीं है, 2 6 भी नहीं है, यानी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो कॉमन क्या है 5, तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट चलो मैं यहीं पे समझाता हूँ आपको। ए क्रॉस सी मैंने शायद फाइंड किया था कहीं पे, ए क्रॉस सी, और बी क्रॉस डी नहीं फाइंड किया, तो हिंट दे रहा हूँ मैं सेकंड पार्ट के लिए। बी क्रॉस डी मैं यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूँ, बी क्रॉस डी। ओके, बी ये रहा और डी ये रहा, यानी बहुत सारे एलिमेंट आने वाले हैं बेटा, चेक कर लो मैं क्या क्या। 1 5 है ना, डायरेक्ट लिखा हूँ मैं, फिर 1 6 1 7 1 8, फिर 2 5 2 6 2 7 2 8, फिर 3 5 3 6 3 7 3 8, फिर 4 5 4 6 4 7 एंड फाइनली 4 8। ओके, अब देखना ये है कि ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का सबसेट है या नहीं है। अच्छा, सबसेट कब होता है सबसेट? बेटा सबसेट जब होता है, जब मैंने आपको बताया सबसेट मतलब होता है पार्ट ऑफ सेट, है ना, किसी भी सेट का एक पार्ट, यानी कि ए क्रॉस सी इस सेट का एक पार्ट होना चाहिए। पार्ट कब होगा? जब ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट यहाँ पे होंगे तभी तो पार्ट कहलाएगा ना। अब देखते हैं कि क्या ए क्रॉस सी, मेरे को पता है ए क्रॉस सी ये रहा नीचे वाला है, तो ए क्रॉस सी में 1 5 है, तो क्या इसमें 1 5 था? 1 5 तो है। 1 6 भी है, 2 5 भी है, 2 6 भी है। हाँ भाई, यस भाई, हम कह सकते हैं ना, यस ए क्रॉस सी इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप नोट कीजिए, आगे देखते हैं। फिर देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 ना, अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि लेट ए 1,2, आप देख सकते हैं बोर्ड पे लिख रखा है मैंने, एंड बी 3,4। देन कहता है कि राइट ए क्रॉस बी, आपने ए क्रॉस बी लिखना है, और आफ्टर दैट बोला गया है आपसे हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव, तो नंबर ऑफ सबसेट्स बताने ए क्रॉस बी में कितने होंगे, है ना, दैट्स इट। तो कोई दिक्कत नहीं। देखो ए क्रॉस बी तो सबसे पहले बहुत ईजी है। अगर मैं ए क्रॉस बी की बात करूं तो 1 3 मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, है 1 4, फिर 2 3 2 4, चेक कर लो। अब आपने नंबर ऑफ सबसेट बताया, नंबर ऑफ सबसेट, तो नंबर ऑफ सबसेट को बेसिकली अगर आपको याद हो, नंबर ऑफ सबसेट किसे कहते हैं? देखो मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी, पावर सेट। पावर सेट याद होगा आपको? पावर सेट मैंने आपको बताया था कि किसी भी
सेट के सबसेट्स की कलेक्शन अगर मैं एक साथ करूं तो उसको पावर सेट कहते हैं। जैसे कि ए के लिए ही देखो, ए के लिए बेटा एक तो 5 इसका सबसेट होगा, एक 1 होगा, ठीक है, 1 के बाद एक 2 होगा और एक 1 2 खुद होगा, भाई यही होंगे ना। तो इसकी जब मैंने एक साथ कलेक्शन कर दी तो एक पावर सेट बन गया। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि भाई सबसेट किसे कहते हैं, है ना, और पावर सेट किसे कहते हैं। और पावर सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उसी को क्या कहते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने थे यहाँ पे, भाई 4 थे कि जब एलिमेंट 2 थे। तो कैसे निकालते हैं बेटा, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, तो 2 की पावर n करते हैं। n यहाँ पे कितना है बेटा, 2 ही था, भाई 2 ही तो था, तभी तो यहाँ पे 4 एलिमेंट आए पावर सेट ए में, ठीक है। अब आप बात को समझो, अब आपसे ए क्रॉस बी के लिए नंबर ऑफ सबसेट मांगे, तो यार एक बात और डायरेक्टली नहीं पता चल गया। देखो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर 4 यानी कि 16 बनेंगे। बात समझ में आई नहीं आई? देखो ना, अगर ए के लिए नंबर ऑफ सबसेट्स निकालो तो कितने नंबर ऑफ सबसेट आते हैं, 4 आते हैं। कैसे आते हैं, 2 की पावर n करके, है ना, यानी कि 2 की पावर 2 करके। अब ए क्रॉस बी के लिए कितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे, तो उसके लिए भी तो हमने 2 की पावर n, यही तो फॉर्मूला सीखा है। और n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट होता है। तो बस आपको क्लियर हो गई होगी बात। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ इसको रफ करके कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 2 to the power 4। 4 क्योंकि 4 एलिमेंट है, तो दैट इज 16। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे भी आपको कोई डाउट नहीं होगा और आई एम श्योर कि आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी चीज़ें। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, 2 क्वेश्चन बचे हैं बस। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं पहले, पेज नंबर सेम 33 NCERT। और क्या कहता है कि लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स सच दैट n ऑफ a इक्वल टू 3, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट a इक्वल टू 3 है। और आपसे बोला गया है आगे एंड n ऑफ b इक्वल टू 2, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट b इक्वल टू 2 है इफ x, 1, और ये भी बोला है कि यदि x, 1, y, 2, z, 1 एंड बस आर इन ए क्रॉस बी, यानी कि ये जो है ये सारे के सारे बिलोंग कर रहे हैं ए क्रॉस बी से। आर इन ए क्रॉस बी यानी कि मतलब समझो कि ये सारे के सारे ए क्रॉस बी के अंदर हैं, ये बात एक तरीके से इनडायरेक्टली है ना। और आपसे आगे बोला कि फाइंड करो आप सेट ए को, क्वेश्चन मार्क, फाइंड करो आप सेट बी को, क्वेश्चन मार्क, और वेयर एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ये एक्स वाई जेड जो आप देख रहे हैं ये क्या है बेटा, एलिमेंट्स हैं अलग अलग, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, डिफरेंट। ओके, खैर कोई बात नहीं, हमें इतना पता है कि अगर ये ए क्रॉस बी से है, अगर ये तीनों एलिमेंट ए क्रॉस बी से लिए गए हैं, तो इसका मतलब हमें ये समझ में आता है कि ए सेट क्या होगा बेटा, जो पहले उसमें होगा। तो देखो ना, ए सेट का बात करें तो एक्स जो है वो किसको बिलोंग कर रहा होगा, ए सेट को, भाई वाई ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट ए, भाई z ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट ए। क्यों? क्योंकि हमने सीखा है कि जो पहली एंट्री होती है वो पहले सेट से है, क्योंकि ए क्रॉस बी की तो एलिमेंट है। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ए सेट मेरा कितना आया, एक्स वाई जेड, यही आया। और आप ध्यान दें तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए सेट के अंदर कितने थे, 3 ही थे, तो बिल्कुल ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं। अब बी के लिए देखते हैं, बी के लिए बेटा दूसरी एंट्री होती है, तो 1 बिलोंग्स टू बी, 2 बिलोंग्स टू बी, फिर ये तो 1 रिपीट ही हो रहा है, तो इसका मतलब बी सेट क्या आ रहा है, 1, 2। अब मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या पूरे एलिमेंट आ चुके हैं। हाँ बिल्कुल आ चुके हैं, क्योंकि 2 एलिमेंट बोले तो दोनों आ गए। ओके, अब ए और बी तो निकल गया है ना। मैं एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेता हूँ, कहीं कुछ और तो नहीं मांगा था आपसे, खाली एक ए और बी मांगा था ना। एक बार पढ़ लेते हैं, आंसर तो आ चुका है। कहता है कि लेट ए इतना है एंड बी विद लेट ए एंड बी विद 2 सेट सच दैट n ऑफ a इतना है, n ऑफ b इतना है, इफ दिस आर इन a क्रॉस b, फाइंड a एंड b वेयर x, y, z आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। बस लास्ट क्वेश्चन बचा है, 10वां क्वेश्चन, उसको भी देखते हैं यहीं पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10,
बट अब इसके लिए मेरे को पेज पलटना पड़ेगा, ये अगले पेज पे पहुंच चुका है 34 पे NCERT में। तो देखते हैं, मैं NCERT का पेज पलटूँ पहले और क्वेश्चन में क्या लिखा है ये देख लेते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन अच्छा है, एग्ज़ाम में काफ़ी बार आया भी है, तो ध्यान से देखें आप लोग भी। क्या कहता है बेटा कि द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A हैज़ 9 एलिमेंट्स, यानी कि इसने दे दिया कि n ऑफ A क्रॉस A, यानी कि A क्रॉस A में 9 एलिमेंट होंगे। तो यार जाहिर सी बात है 9 एलिमेंट जब ही होंगे जब इसके अंदर और इसके अंदर 3-3 एलिमेंट रहे हों, क्योंकि 9 और किसी से आ ही नहीं सकता है ना। और क्योंकि दोनों ही सेट सेम है भाई, ये भी A है और ये भी है, दोनों में बराबर ही एलिमेंट आने चाहिए ना। तो 9 कब आएगा, 3 × 3 करने से ही तो आएगा। यानी कि हमें इतना भी पता चल गया इससे कि n ऑफ A में इट मीन्स चलो मैं लिख देता हूँ कि इट मीन्स n ऑफ A में कितने एलिमेंट रहे होंगे बेटा, 3 एलिमेंट रहे होंगे, है ना। ओके, अब आगे कहता है 9 एलिमेंट्स अमंग विच आर फाउंड -1,0 एंड 0,1, अमंग विच आर फाउंड -1,0 एंड यहाँ पे लिख दो 0,1। फाइंड सेट A एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A। देखो ये बोला गया कि ये फाउंड किया गया कि ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो A क्रॉस A से हैं, तो इसका मतलब ये A क्रॉस A को बिलोंग करेगा, है ना, कॉमा या फिर एंड करके लिख देता हूँ, एंड दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू A क्रॉस A। भाई ये दे रखा है ना आपको कि A क्रॉस A में जितने भी एलिमेंट थे उसमें से कुछ 2 एलिमेंट आपको गिवन है, दैट्स इट। अब आपसे बोला गया है कि फाइंड करो सेट A को, एक तो आपने सेट A कैलकुलेट करके दिखाना है, और उसके बाद आपसे बोला गया है कि रिमेनिंग एलिमेंट A क्रॉस A के। भाई रिमेनिंग का मतलब क्या है कि 9 एलिमेंट में से 2 आपको दे दिए, बचे हुए 7 दे बताइए आप, दैट्स इट, इतना ही है ना। चलो देखते हैं। देखो सबसे पहले आप ये चीज समझो कि वी हैव -1,0 बिलोंग्स टू A क्रॉस A, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहला एलिमेंट पहले उससे, दूसरा एलिमेंट दूसरे उससे, और मैं दोनों को एक साथ ही लिख दूँ, ज़्यादा बेटर है भाई। कॉमा डाल के ये भी लिख देता हूँ कि 0,1 बिलोंग्स टू A क्रॉस A। ये दोनों के दोनों ही बिलोंग कर रहे हैं ना, तो मैंने दोनों को एक साथ लिख दिया है। अब इसका मतलब ये निकल के आता है कि इट मीन्स कि A सेट, भाई जो पहली एंट्री है दैट इज दिस, ये किससे आएगी, पहले सेट से आएगी, और दूसरी एंट्री दूसरे सेट से आएगी। तो A की वैल्यू क्या हुई, -1, ठीक है। तो इसका मतलब यही तो आया ना कि -1 जो है वो बिलोंग करेगा सेट A को, और यहाँ पे 0 जो है वो बिलोंग करेगा सेट A को, और उसके बाद दूसरी एंट्री दूसरे सेट से, यानी कि 0 बिलोंग करेगा A को, वो तो मैंने लिख दिया। अब ये 1 भी बिलोंग करेगा A को, तो एंड 1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू A। सो दैट मीन्स A सेट आपको मिल चुका है, आप चेक करेंगे -1, 0, 1, और हमें पता है क्योंकि इसके अंदर 3 ही एलिमेंट है तो इसके अलावा कुछ होएंगे ही, है ना। अब आपको जब A मिल गया तो आप रिमेनिंग एलिमेंट्स भी निकाल सकते हो, है ना। तो आप A क्रॉस A निकालो पहले, जब आप A क्रॉस A निकालोगे तब रिमेनिंग एलिमेंट्स लिखेंगे। तो A क्रॉस A निकालने का तरीका आपको पता है, देखो ना यहाँ पे दिखा देता हूँ भाई, -1, 0, 1, -1, 0, 1, आपको पता है ना, यूँ ही करना है बस, है ना। तो कितना आएगा, -1, -1, फिर -1, 0, और फिर -1, 1। ओके, अब 0 का काम करते हैं, 0, -1, 0, 0, और 0, 1, ओके, कॉमा, फिर 0, 1 भी हो गया, तो 1, -1, 1, -1, ओके, और फिर 1, 0, फिर 1, 1, दैट्स इट। चेक करते हैं 9 एलिमेंट आने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमसे रिमेनिंग मांगे गए थे, रिमेनिंग मतलब इन दोनों को छोड़ के, है ना। तो रिमेनिंग निकाल लेते हैं, लेकिन मैं इसको रफ कर देता हूँ, है ना, इसकी ज़रूरत तो है नहीं आपको यहाँ पे। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A हैज़, या फिर
आर लिखना है आर। भाई देखो ना, -1,0 छोड़ना है आपने, तो -1,0 एक ज़्यादा छोड़ना है, और 0,1 ये वाला, ये दो छोड़ के बाकी सारे लिख दो। तो क्या क्या लिखेंगे बेटा, -1 है ना, फिर ये तो छोड़ना है -1 1, और ये लिख दिया, फिर 0 -1 कॉमा डाल के 0 -1, 0 -1 के बाद 0 0, 0 0 के बाद 1 -1, 1 0 एंड 1 1। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, और आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे भी। तो बच्चों, अपनी एक्सरसाइज भी ख़त्म हो चुकी है, लास्ट क्वेश्चन था ये एक्सरसाइज का, और आई होप आपको समझ में भी आया होगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जैसे कि मैंने आपको बताया है, क्वेश्चन नंबर 10 अच्छे से कर लेना, एग्जाम में बहुत बार आया है। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय, टेक केयर।